Jai Jinendra, all of you. Till now, we are done with 8 chapters of auditing and assurance of CA Inter on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. That is chapter number 1 to 6 and chapter number 11 and 12, and a number of standards on auditing covered in those chapters. Now, coming to the next chapter, analytical procedures, which will mainly cover your SA 520. So, starting with the chapter. Firstly, let us understand the meaning of analytical procedures. So, analytical procedures are the procedures that are used to evaluate. Evaluate मतलब उनको कंपैरिजन करना, उनकी रिलेशनशिप्स देखना, ये उनके एस्टिमेट्स और प्रोविजन देखना सही है कि नहीं है, तो इवेल्युएट करना चीज़ों को. तो प्रोसीजर्स दैट आर यूज टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट किसकी कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. तो इवेल्युएट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को थ्रू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, क्योंकि रेलेवेंट तो दोनों ही चीज़ें हैं, डाटा तो दोनों ही रेलेवेंट है, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी. फाइनेंशियल में तो अमाउंट्स आ गए, क्वांटिटेटिव टर्म्स आ गई. नॉन फाइनेंशियल में एम्प्लॉयज़ कितने हैं और या फिर कितने इन्वेंट्री से रिलेटेड, मतलब कि क्वांटिटीज़ कितनी है, ये सब चीज़ें. तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा उनको एनालाइज करके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स की डेफिनेशन दे दी. उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो इनकम्पासेस सच इन्वेस्टिगेशन एज इज नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर इंफॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो मतलब कि वो दो चीज़ों में बटे हुए हैं. एक तो कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स और दूसरा होता है कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन. मतलब कि दो चीज़ें होती है जो कि मिला के एनालिटिकल प्रोसीजर्स को बनाती है. तो कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, अब रिलेशनशिप फाइनेंशियल डाटा में भी हो सकती है केवल, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा में भी हो सकती है. और कंपैरिजन भी, मतलब कंपैरिजन तो हम लोग जानते हैं, प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन से कंपैरिजन करना, इंडस्ट्री के एवरेज से कंपैरिजन करना, या फिर एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड डाटा से कंपैरिजन करना. तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो इनकम्पासेस, मतलब ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन एज इज नेसेसरी ऑफ द आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप जो कि इनकंसिस्टेंट है किससे, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से, या फिर जो डिफर करती है किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट से. तो यहाँ पर ये तो हो गई एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन. अब यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि अगर ऑडिटर केवल रूटीन चेक्स करता तो उससे वो मिस्टेक्स और मैनिपुलेशंस को इतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जो कि एग्जिस्ट करती है अकाउंट्स में. उसको कुछ और प्रोसीजर्स भी अप्लाई करने पड़ते, जैसे कि ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस. तो ये जो ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस होते हैं ये एक तरीके से रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसलिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पार्ट होते हैं ये ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें. और भी बहुत सारी होती है जैसे कि रीजनेबल टेस्ट हो गए. तो ये सारी चीज़ें एनालिटिकल प्रोसीजर होती है जिसकी ऑडिटर को मदद लेनी होती है जब अगर उसे कोई मिस स्टेटमेंट या मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करना होता है. तो यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर जो कॉन्सेप्ट है वो डिफाइंड है ऐसे 520 में. लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर में भी जो स्पेसिफिक हम लोग जो इस चैप्टर में मेन पढ़ने वाले वो कौन सा होगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो कि 520 में डिफाइंड है. तो यहाँ पर thus analytical procedures include consideration of comparison of the entity's financial information as well as consideration of relationships plus various other procedures. मतलब कि मैंने आपको भी बताया था कि analytical procedures comprises of दो चीज़ें, consideration of relationships और दूसरा होता है consideration of comparisons. तो यहाँ पर यही दे रखा है कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एनालिटिकल प्रोसीजर की जब डेफिनेशन देखी थी तो उसमें देखा था कि इवेल्युएट करता है ऑडिटर क्या, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को. तो यहाँ पर पहला है कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद. अब उसके एग्जांपल्स दे रखे कि किस किस से कंपेयर कर सकता है. कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स हो गई, या फिर एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स हो गए जैसे कि बजट्स और फोरकास्ट जिनसे कंपेयर कर सकता है, या फिर सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन हो गई उससे कंपेयर कर सकता है. तो ये तो हो गए हमारे इस चीज़ के एग्जाम्पल कि कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब कि रिलेशनशिप्स में कैसे, रिलेशनशिप्स के थ्रू कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है ऑडिटर. और उसके बाद दूसरा आता है कंसिडरेशन ऑफ रिलेशन कंपैरिजंस, मतलब कि एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैविंग कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स. तो अभी हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा, और रिलेशनशिप्स में क्या चीज़ है कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन that would be expected to conform to a predictable pattern based on the entity's experience such as gross margin percentage. मतलब कि हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो रिलेशनशिप पहली तो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल डाटा के बीच में ही रिलेशनशिप, जैसे जीपी रेशियो हो गया, एनपी रेशियो हो गया, या फिर करंट रेशियो हो गया. तो ये क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इतना रेशियो है तो उस हिसाब से इतना ही अमाउंट होना चाहिए था इस वाले अकाउंट का या इस वाले बैलेंस का.
तो अमंग द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी रिलेशनशिप हो सकती है, और रिलेशनशिप कैसे हो सकती है बिटवीन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों बोला है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम लोग काउंट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि सैलरी का खर्चा इतना होना चाहिए था, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया बिटवीन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन दे रखा है नॉर्मल सा, वो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत सारे मेथड्स और भी हैं जो यूज़ हो सकते हैं टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि वहाँ पर थर्ड जो सर्किल बना हुआ था उसमें था वेरियस अदर मेथड्स, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर्स में रिलेशनशिप्स और कंपैरिजन्स के बेसिस पे तो परफॉर्म होता ही है, साथ के साथ ही बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिनके थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं। अब ये दीज मेथड्स रेंज फ्रॉम परफॉर्मिंग सिंपल कंपैरिजन टू परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूजिंग द एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मतलब बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पे ऑडिटर एनालाइज कर सकता है, कंपेयर कर सकता है चीज़ों को, या फिर बहुत सारे और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में बी अप्लाइड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर एक एंटिटी के बहुत सारे सब्सिडरीज भी हैं, एसोसिएट्स भी हैं, तो उस केस में एनालिटिकल प्रोसीजर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी परफॉर्म होंगे, क्योंकि सीएफएस भी बनेंगे इसे ही, अगर बहुत सारे मतलब कि बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्ड कंपनी है तो। और कंपोनेंट्स में भी अप्लाई हो सकते हैं, कंपोनेंट्स मतलब ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। और इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन मतलब हर एक आइटम पे भी इंडिविजुअली एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई हो सकते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम लोग मे बी सेग्रीगेटेड इनटू दीज मेजर टाइप्स एज कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट एंड इंडस्ट्री डाटा, comparison of client data with similar prior period data, comparison client data with client determined expected results, comparison of client data with auditor determined expected results, comparison of client data with expected results using non financial data। तो ये comparison के examples दे दिए, sum up करके दे दिए कि analytical procedures को इतनी सारी categories में classify कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे perform हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है इसका पर्पस और प्लस इसका टाइमिंग कि क्या रहेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर का टाइमिंग मतलब कब परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म क्यों होते हैं। ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पर्पस जो है वो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम लोगों ने देखा था कि कंपैरिजन और रिलेशनशिप्स यूज़ करते हैं टू असेस वेदर द अकाउंट बैलेंस और अदर डाटा अपीयर्स रीजनेबल, क्योंकि इन कंपैरिजन और रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑडिटर यही तो पता लगाएगा कि जो एंटिटी ने डिस्क्लोज कर रखा है, जो एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो रीजनेबल और करेक्ट है कि नहीं है। तो ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है इनका पर्पस क्या हुआ, ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मतलब कि जब वो ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में देखा था कि प्रोसीजर्स दो तरीके के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और एक होते हैं रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऐसे 315 में पढ़े थे, जो कि प्रीलिमिनरी स्टेज पे परफॉर्म होते हैं। उसके बाद उन्हीं के रेस्पॉन्स में जब रिस्क आइडेंटिफाई और असेस हो जाते हैं तब हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। अब ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हम लोग पुरानी क्लासेस में पढ़ सके हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि एग्जिस्टेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है इनसे। और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो कि ऑडिटर किस पे यूज़ करता है, अकाउंटिंग डाटा पे यूज़ करता है, मतलब कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे यूज़ करता है। अब ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है इसी के दो पार्ट्स होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर सब्सटेंटिव एक एनालिटिकल प्रोसीजर अलग होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी बहुत तरीके का होता है, उसमें से एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो कि अकाउंटिंग डाटा पे परफॉर्म होता है। मतलब कि जो हम लोगों ने अभी तक रिलेशनशिप्स, कंपैरिजन पढ़े, ये सारी चीज़ें किस में आती है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आती है। तो अब यहाँ पर पर्पस में क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन करना रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। जब ऑडिटर क्या यूज़ करेगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगते हैं अकाउंटिंग डाटा पे। एंड दूसरा पर्पस क्या हुआ, डिजाइन और परफॉर्म करना एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ द ऑडिट डेट असेस द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन। क्योंकि मैंने आपको बोला एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत तरीके के होते हैं, उनमें से एक कैटेगरी है सब्सटेंटिव एनालिटिकल। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स को अगर वो एंड ऑफ द ऑडिट पे परफॉर्म करेगा तो जब वो कंक्लूजन दे रहा होगा तो वो प्रोसीजर जो होंगे उनसे जो एविडेंस वगैरह मिलेंगे या उससे जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे उसे कंक्लूजन देने में मदद मिलेगी एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट है कि नहीं है विद ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। अब इन सब का मतलब अगर अपन लोग समझना चाहें तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप
that exist between certain balances included in the balance sheet and statement of P&L. क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं. ऑडिटर एस्टैब्लिश करना चाह रहा है रिलेशनशिप किसके बारे में? सर्टेन बैलेंसेज जो कि बैलेंस शीट और P&L के अंदर ऑडिटर को दिख रहे हैं, और उनको कंपेयर कर रहा है. किन से? कंपेयरिंग दैम विद दोज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द सेम सेट ऑफ बैलेंस शीट इन द प्रीवियस ईयर. पिछले साल की बैलेंस शीट से उस डेटा को कंपेयर कर रहा है जो कि इस साल का डेटा है. और किससे कंपेयर कर रहा है? और क्या चीज़ के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहा है ऑडिटर? रिकनसाइलिंग द फिजिकल बैलेंसेज ऑफ असेट्स विद द रेलेवेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड. जो मेरा फिजिकल बैलेंस ऑफ असेट्स है कि मेरे पास 10 मशीनरी हैं तो उनकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, मैं उसको किससे एस्टैब्लिश कर रहा हूँ? रिलेशनशिप विद द रेलेवेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कि मेरे एसेट साइड में बैलेंस शीट के कितनी मशीनरी शो कर रही है और उनकी वैल्यू कितनी आ रही है. अगला क्या? ऑब्टेनिंग ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बैंकर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंटिंग पेबल्स. हम लोग बैंकर से बैंक का बैलेंस पूछ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल से उनका बैलेंस पूछ रहे हैं, अकाउंट पेबल से उनका बैलेंस पूछ रहे हैं, और उनको रिकनसाइल कर रहे हैं किनसे? विद रेलेवेंट बुक्स बैलेंसेज इन बुक्स ऑफ अकाउंट से. ठीक है. कंफर्मिंग अमाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस बाय प्रिपेयरिंग रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स. जो हमारे आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग, उनको हम लोग रिको स्टेटमेंट बनाकर कंपेयर कर रहे हैं. दीज आर हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड मिस्टेक्स इन द अकाउंट्स. हमारे को अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स अगर कुछ हैं एंटिटी के अंदर तो वहाँ मालूम पड़ जाएगा, डिटेक्शन हो जाएगा उन चीज़ों का. और कुछ अकाउंट्स के प्रिपरेशन में मिस्टेक्स हैं तो भी हम लोग को फिर उन एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाकर ढूंढ सकते हैं. अब ये जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं ये उन्हीं चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं कि अकाउंट रिसीवेबल्स को हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, पेबल्स को ऐसे चेक कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज को ऐसे चेक कर सकते हैं, और अमाउंट ऑफ इनकम या फिर डिविडेंड को ऐसे चेक कर सकते हैं. ठीक है. उसके नीचे इंटरफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम लोग ट्रेडिंग रिजल्ट्स का, वो इन्होंने दिया है, और उसी के साथ में एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो ये सब आप लोग एक बार रीड करके छोड़ दीजिएगा. अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो हम लोगों ने पुरानी इसी क्लास में पहले देखा था कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स हर स्टेज पे अप्लाई हो सकते हैं. तो उस हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर्स का टाइमिंग क्या होगा? प्लानिंग स्टेज पे भी परफॉर्म हो सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, टेस्टिंग फेज में मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट के टाइम पे भी परफॉर्म हो सकते हैं, प्लस कंप्लीशन फेज मतलब कि जब कंक्लूजन दे रहा होगा ऑडिटर तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा वो. तो उस केस में यहाँ पर एक शॉर्ट नोट में समझा रखा है कि प्लानिंग स्टेज पे कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म होंगे. तो in the planning stage, analytical procedures assist the auditor in understanding the client business and identifying the areas of potential risk by indicating aspects of and development in the entity's business of which he was previously unaware. मतलब कि जब वो हम लोगों ने देखा था कि जब वो प्लानिंग स्टेज होती है, मतलब कि ऐसे 315 में हम लोगों ने पढ़ा था जब, कि वो अंडरस्टैंड करता है बिजनेस को और रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि इस एंटिटी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है या इस एरिया में कितना रिस्क इन्वॉल्व है. तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी तो ऑडिटर को प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं. तो वहाँ पर वो कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऐसे लगाता है जिससे कि उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कि वो अनअवेयर रहता है और अकॉर्डिंगली वो रिस्क आइडेंटिफाई कर पाता है. तो दिस इन्फॉर्मेशन जो उसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मिलती है विल असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, या फिर कह सकते हैं अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिपेंड करता है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन प्लानिंग द ऑडिट यूज बोथ फाइनेंशियल डाटा एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग स्पेस, वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सिमिलर इन्फॉर्मेशन. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ कर सकता है और यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है ऑडिटर. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी इस क्लास में पुराने में देखा था कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो यहाँ पर अब हम लोग को एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे ध्यान देना है, तो इसलिए यहाँ पर हेडिंग है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अब यहाँ पर लिखा है कि फैक्टर्स जो उसे कंसीडर करने चाहिए ऑडिटर को फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. तो यहाँ पर अगर आपके फैक्टर्स फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आए तब भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं. तो ये आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद भी रखेंगे. सबसे पहला फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा. मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए. फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आए तो भी आपको यही लिखना है. फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स आए तो भी आपको यही लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा. मतलब कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल या सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जब ऑडिटर परफॉर्म करेगा तो उसको अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा पे भी मतलब कि ध्यान रखना है कि इसको भी कंसीडर करना है कि डाटा जो है जो अवेलेबल है वो रिलायबल है और साथ के साथ ही रेलेवेंट है कि नहीं है. तो अगर वो रिलायबल और रेलेवेंट होगा तो फिर क्या होगा, फैसिलिटेट इफेक्टिव प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर.
तो सबसे पहला फैक्टर जो ऑडिटर को कंसीडर करना है वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। दूसरा फैक्टर जो ऑडिटर को कंसीडर करना है वो क्या है, डिसएग्रीगेशन। अब डिसएग्रीगेशन मतलब कि एग्रीगेशन मतलब होता है एग्रीगेट करना, तो डिसएग्रीगेशन मतलब हुआ अलग अलग करना। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझे तो जैसे इन्वेंट्री होती है। अब इन्वेंट्री में बहुत सारी 3 कैटेगरीज होती है, एक तो रॉ, और उसके बाद आता है WIP, और उसके बाद आता है फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री। तो अगर हम लोगों को डाटा एक केवल इन्वेंट्री लिखा है बैलेंस शीट में और पुराने साल का इन्वेंट्री दिखा है, उससे कंपेयर करना है, तो हम लोग इतना अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्वेंट्री को कैटेगरीज में बट रखा है, और जैसे कि फिनिश गुड्स का कितना है, WIP का कितना है, या फिर रॉ का कितना है, तीनों को अलग अलग डिसएग्रीगेट करके दे रखा है पिछले और करंट ईयर का, तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर जो ऑडिटर को कंसीडर करना है जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा वो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, तो वो है कि डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा। तो द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन in available data can directly affect the degree of its usefulness in detecting misstatement, क्योंकि फिर हम लोग को डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाएगा कि मिस स्टेटमेंट WIP में कि फिनिश गुड्स में कि रॉ मटेरियल में है। तो इसलिए यहाँ पर फैक्टर जो कंसीडर करना है वो क्या है, डिसएग्रीगेशन। एंड थर्ड फैक्टर जो उसे कंसीडर करना है वो है अकाउंट टाइप। अब अकाउंट टाइप मतलब जैसे कि P&L भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग को बोलें कि बैलेंस शीट के आइटम्स को कंपेयर करो, तो वो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लैंड की वैल्यू बोलेंगे कि कंपेयर करो, पिछले साल में लैंड खरीदी ही नहीं थी तो पुराने बैलेंसेस चढ़ के आ रहे होंगे, इस साल में लैंड खरीदी है तो मतलब एग्रीगेट होके जो नेट अमाउंट बचेगा वो आ रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग वहीं P&L की बात करें, अगर वहाँ पर सेल्स के फिगर को कंपेयर करना है तो वो हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालते हैं सेल्स की, तो बजटेड वैल्यू भी, मतलब तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यही लिखा है कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देन फॉर अदर्स। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स टेंड टू बी मोर प्रेडिक्टेबल, क्योंकि सेल्स प्रेडिक्टेबल होती है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शंस ओवर अ पीरियड। हम लोग पुराने हिस्ट्री से अपन लोग ट्रेंड एनालाइज करके करंट में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। वेयर एज वहीं बैलेंस शीट का लें तो बैलेंस शीट अकाउंट्स रिप्रेजेंट नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम और आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर मैनेजमेंट जजमेंट, क्योंकि वहाँ पर जजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, ऑडिटर इतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसके बाद फोर्थ फैक्टर जो ऑडिटर को कंसीडर करना है वो क्या है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जिस इंफॉर्मेशन की वो ऑडिट करा, जिस पे वो प्रोसीजर्स अप्लाई करा, उसका सोर्स क्या है। तो सम क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन टेंड टू बी मोर प्रेडिक्टेबल बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सिमिलर ट्रांजेक्शंस, जैसे कि रूटीन प्रोसेसेस होते हैं। वेयर एज जो ट्रांजेक्शन नॉन रूटीन होते हैं और एस्टिमेशन ऑफ सम क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन आर ऑफ्टन सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट जजमेंट और देयरफॉर मोर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो यहाँ पर हम लोग को सोर्स आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फैक्टर जो ऑडिटर को कंसीडर करना है वो क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब कि प्रेडिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता ऑडिटर। जैसे सेल्स का ही फिगर ले लेते हैं, वो प्रेडिक्टेबल होता है, तो यहाँ पर उसको देखना होगा कि प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन एन अकाउंट बैलेंस और रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स और डाटा इज प्रेडिक्टेबल। मतलब कि अकाउंट बैलेंस और क्या बोलते हैं, अकाउंट बैलेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम, मतलब क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो होते हैं वो रिलेशनशिप्स को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है वो चीज़, वो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी होगी। अ प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप इज वन दैट में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर टाइम। तो प्रेडिक्टेबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। एंड उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है नेचर ऑफ असर्शन। तो नेचर ऑफ असर्शन क्या होता है, नेचर ऑफ असर्शंस अपन लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे कि बहुत सारे असर्शंस होते हैं जो कि ऑडिटर को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर चेकिंग द कंप्लीटनेस, फॉर चेकिंग द वैल्यूएशन, फॉर चेकिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर नेचर ऑफ असर्शंस यहाँ पे क्या अपने लिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूसेज के लिए कैसे इफेक्टिव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में भी मोर इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर सम असर्शंस। मतलब कुछ असर्शंस जो ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंप्लीटनेस या वैल्यूएशन असर्शन को चेक करें कि हमारे पिछले साल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, इस साल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे लिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स यहाँ पर लगाना आसान हो सकता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस असर्शंस। कि इस साल हमारे पास उसकी राइट है या नहीं है, या फिर इस साल हमारी वो लायबिलिटी जो है वो इस साल भी ऑब्लिगेटरी है या नहीं है। प्रेडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूजिंग डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज टू एड्रेस कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन या मेजरमेंट एंड अकरेंस। हम लोग इन चीज़ों के लिए तो प्रेडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकते हैं, लेकिन राइट्स या ऑब्लिगेशंस इस साल हमारे हैं या नहीं है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, उसके लिए हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स इतनी आसानी से नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इनहेरेंट रिस्क, और नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग। अब यहाँ पर हम लोगों ने इनहेरेंट रिस्क पुरानी क्लासेस में देखा था,
तो इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि कंट्रोल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ऐसे एंटिटी में, लेकिन इनहेरेंट रिस्क मतलब अगर ये कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते तो व्हाट कैन गो रॉन्ग, तो ये होता है इनहेरेंट रिस्क कि मतलब कंट्रोल्स अगर ऑपरेट इफेक्टिवली नहीं करे तो वो कंट्रोल्स नहीं होने के बराबर ही है, तो उस केस में क्या गलत हो सकता है। तो जब ऑडिटर डिजाइन कर रहा होगा ऑडिट प्रोसीजर्स को टू एड्रेस एन इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर जब डिजाइन कर रहा होगा उससे पहले इनहेरेंट रिस्क और इस सब का असेसमेंट लेना होता है ऑडिटर को। तो वी कंसीडर मतलब ऑडिटर कंसीडर द नेचर ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए। मतलब कि अगर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा लेवल पे है, इसका मतलब है कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या गलत हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके चांसेस हैं कि वो गलत हो, क्योंकि जो डाटा अवेलेबल है उस पर कंट्रोल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस में व्हेन इनहेरेंट रिस्क इज हायर वी में डिजाइन टेस्ट ऑफ डिटेल्स टू एड्रेस द हायर इनहेरेंट रिस्क। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है वाउचिंग और वेरिफिकेशन। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बेसिस पे ही फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं टू, और या फिर ये कह सकते हैं कि टू एड्रेस द हायर इनहेरेंट रिस्क वी यूज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। पर व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड, मतलब कि रिस्क बहुत सिग्निफिकेंट है, ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट एज पर ऐसे 315, तो फिर उस केस में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड जो सोली फ्रॉम द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज अनलाइकली टू बी सफिशिएंट, क्योंकि केवल जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन करे, क्योंकि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब रिलेशनशिप्स एंड कंपैरिजंस, उसके बेसिस पे जो एविडेंस ऑब्टेन करें वो मे बी रिलायबल नहीं हो और वो सफिशिएंट भी नहीं हो, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला फैक्टर भी ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा, इनहेरेंट रिस्क का भी, जब ऑडिटर यूज कर रहा होगा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को या सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को। अब एग्जांपल आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है जो है टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। इसको अपन लोग अगली क्लास से देखेंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन एनी टॉपिक, if you want to give any suggestion regarding the improvement of the videos, then you can post them in the comment box and we will try to resolve your queries. आप लोग ये क्लासेस पूरी देखिए। होप यू आर लाइकिंग these videos. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.